संध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत व्याकरण में समास का दूसरा भाग लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास को पढ़ा था। अब इसमें तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, इसका संस्कृत में परिभाषा होता है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला जो पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और अंतिम जो पद होता है उसे उत्तर पद या अंतिम पद कहते हैं। तो जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम लोगों ने अव्ययी भाव में पढ़ा था कि उसका पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है, ठीक वैसे ही तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में पूर्व पद प्रधान न होकर के अंतिम पद की प्रधानता होती है। यथा राजपुत्रः, अर्थात राजा का पुत्र। राजा का पुत्र कह रहा है तो का यानी षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का चिन्ह का के की होता है। तो यहाँ पे राजा की बात न होकर के उसके पुत्र की बात की जा रही है, यानी अंतिम पद प्रधान है। तो इसका विग्रह करेंगे तो हमने इसका हिंदी में अर्थ लिया है राजा का पुत्र, अर्थात राजा में हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राजा का षष्ठी विभक्ति में राज्ञ होता है, इसलिए इसका विग्रह राज्ञः पुत्र हुआ। इस तरह यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अब सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के अनुसार हम लोगों को तत्पुरुष समास का दो भेद पढ़ना है। पहला है विभक्ति तत्पुरुष और दूसरा है नय तत्पुरुष। विभक्ति तत्पुरुष में सारी विभक्तियों में समास का हम लोग विग्रह करेंगे। अब हम लोग विभक्ति तत्पुरुष की परिभाषा पहले जानते हैं। विभक्ति तत्पुरुष की परिभाषा हम लोग जानते हैं, जहाँ द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का लोप करके समास बनाया जाता है उसी विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। कह रहा है कि जहाँ द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का लोप करके समास बनाया जाता है उसे विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। अर्थात जब भी इसका जो समास विग्रह होगा और उससे एक वर्ड हम समास बनाएंगे तो उस विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, या इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति सारी विभक्ति आती हैं और सबके चिन्हों का सबकी विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी सबकी विभक्तियाँ उसी में मिल जाती हैं, दिखती नहीं है। अब देखिए, जैसे वृक्ष पतितः वर्ड है, हमने उसका अर्थ लिया वृक्ष से गिरा हुआ। तो गिरे, कोई कुछ भी गिरेगा वृक्ष से तो यानी अलग होगा। तो अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमने इसका विग्रह किया वृक्षात पतितः, और जब इसको दोनों पदों को एक पद बनाया यानी समास बनाया तो हमारा हो गया वृक्ष पतितः। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का लोप हो गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का लोप करके समास बनाया जाता है उसे विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। और इसमें इन पदों का विग्रह करने में जो भी विभक्ति हम लगाएंगे उसी विभक्ति को लगा करके हम लोग तत्पुरुष समास लिखेंगे। जैसे कि सत्य समम है तो सत्य के समान। ऐसे भी हम जानते हैं कि सहम शाकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति लगी होती है। और तो यहाँ पे सत्येन समम इसका विग्रह करेंगे सत्य के समान, और ये तृतीय तत्पुरुष हुआ क्योंकि सत्येन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। वैसे ही गोहितम है जिसका मतलब हुआ गाय के लिए भलाई। तो गौ का जो रूप चलता है उसको चतुर्थी विभक्ति में हम लिखेंगे तो होगा गवे हितम, अर्थात चतुर्थी तत्पुरुष। जानते हैं कि विभक्ति तत्पुरुष या तत्पुरुष समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है। जैसे वृक्ष पतितः कह रहे हैं, फिर से समझते हैं। जैसे वृक्ष पतितः कह रहे हैं तो यहाँ वृक्ष की बात न हो करके उससे क्या गिरा उसकी बात हो रही है। तो यहाँ देखते हैं, इससे हम लोग देखते हैं कि अंतिम पद प्रधान हुआ। तो यह तत्पुरुष समास है, इससे पहचान भी गए। और दूसरा, उसका हिंदी में अर्थ लेकर के तब विग्रह करेंगे तो हमारा बिल्कुल ही विग्रह सही होगा। जैसे हमने अर्थ लिया वृक्ष से गिरा हुआ, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी से अलग होता है तो उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग
करते हैं। पृथक होने के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वृक्षात पतितः इसका विग्रह हुआ और पंचमी तत्पुरुष। तो जब भी हम लोग तत्पुरुष समास का विग्रह करें, सबसे पहले उसका अर्थ निकाल लें और जिस भी विभक्ति में अर्थ आता हो और तब उसका विग्रह करें तो बिल्कुल ही सही होगा। इसके लिए हम नोट्स देखते हैं कुछ इसके बारे में कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके उत्तर पद के साथ मिलाकर समास शब्द बनाया जा सकता है। यानी तत्पुरुष समास में या विभक्ति तत्पुरुष में पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जो पहले पद में विभक्ति लगी रहती है उसका लोप हो जाता है, वह समाप्त हो जाती है और उत्तर पद के साथ मिलाकर उसे समास शब्द बनाया जाता है। या विग्रह में पूर्व पद के साथ अर्थ के अनुसार विभक्ति लगाई जा सकती है। यही अभी हमने कहा कि अर्थ पहले उसका निकाल लेंगे, हिंदी में उसका अर्थ निकाल लेंगे और जिस भी विभक्ति में अर्थ आता हो वही विभक्ति लगा करके उसका विग्रह कर देंगे और जब समास का नाम लिखेंगे तो जो भी विभक्ति विग्रह में लगाए होंगे उसी विभक्ति के साथ उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए जैसे सत्य समम है तो सत्य के समान, वैसे ही अगर विद्यालय वर्ड है तो हम लोगों ने उसका अर्थ समझा विद्या के लिए आलय, विद्या का घर समझेंगे। हमने उसका अर्थ विद्या का घर समझा। जैसे देखते हैं, जैसे विद्यालय है, हमने उसका अर्थ समझा विद्या का घर, अर्थात हम लोग जहाँ पे विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो विद्या का घर का यानी षष्ठी विभक्ति, तो विद्या में अगर हम लोग षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो विद्याया होगा। विद्याया आलय इसका विग्रह हुआ और इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष हुआ। और यहाँ पे तत्पुरुष समास कैसे हुआ, जैसे कि विद्या के बारे में बात नहीं की जा रही है, आलय के बारे में, उसके घर की बात की जा रही है कि उसका घर कौन सा है, उसका आलय कौन सा है। विद्या के बारे में बात नहीं की जा रही है, यानी उसको ग्रहण करने के लिए हम जाते कहाँ हैं उसकी बात की जा रही है। तो इसलिए इस तरह यहाँ पे अंतिम पद प्रधान हुआ और यह तत्पुरुष समास हुआ। इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। नए तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद, अब इसकी परिभाषा हम लोग जानते हैं, जिसका पूर्व पद न हो तथा उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका पहला पद न होगा तथा अंतिम पद कोई संज्ञा या विशेषण होगा तो उसे हम नए तत्पुरुष समास कहेंगे। अब देखिए इसमें एक शर्त और है कि इसमें न के बाद अगर व्यंजन वर्ण आएगा तो न को अ में परिवर्तित करेंगे तथा स्वर वर्ण आएगा तो न का अन हो जाता है। नए तत्पुरुष समास में अगर न के बाद में व्यंजन वर्ण आता है तो न को अ में परिवर्तित करते हैं तथा स्वर वर्ण आता है तो न का अन हो जाता है। जैसे कि देखेंगे यथा में न न्याय अन्याय, यहाँ पे न के बाद जो न आया है प्रथम वर्ण वो व्याकरण की दृष्टि से व्यंजन वर्ण है तो इसलिए न को अ में परिवर्तित किया गया है। वैसे ही दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं न उपयुक्ता है, तो यहाँ पे जो ऊ है वो व्याकरण की दृष्टि से स्वर है इसलिए यहाँ पे न को अन में परिवर्तित किया गया, जो हम लोगों ने परिभाषा में अभी पढ़ा कि अगर व्यंजन वर्ण रहेगा तो न को अ में बदल देंगे और स्वर वर्ण रहेगा तो न को अन में परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि न सिद्ध है तो श क्या है, व्यंजन है, तो इसलिए यहाँ पे न का अ हो गया है। वैसे ही देखते हैं जैसे न ईश्वर है तो ई क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पे न को अन में परिवर्तित कर दिया गया तो न ईश्वर अर्थात अनिश्वर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जैसे कि न स्वस्थ तो अस्वस्थ, क्योंकि श क्या है, व्यंजन है, इसलिए न को अ में परिवर्तित किया गया है। ऐसे ही इसका विग्रह होगा, जहाँ पे अ या अन नहीं के अर्थ में आएगा उसी को नए समास कहेंगे और उसी का नए समास में विग्रह होगा। जैसे कि अहिंसा वर्ड है तो उसका हम विग्रह करेंगे न हिंसा, तो ह क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे न को अ में परिवर्तित किया गया है। ऐसे ही नए समास का विग्रह होगा। द्विगु समास, इसका संस्कृत में डेफिनेशन देखते हैं। संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद
संख्यावाची होता है, संख्या लगा हुआ रहता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस भी पद में संख्या लगा हुआ रहेगा, संख्यावाची वर्ड रहेंगे, संख्यावाची वर्ड से शुरू होगा, उसे हम द्विगु समास में विग्रह करेंगे या वो द्विगु समास होगा। जैसे कि हम देखते हैं वर्ड में, जैसे पंचवटी वर्ड है तो पंच यानी संख्या है, 5 संख्या, 5 वटों का समाहार को पंचवटी कहते हैं, 5 वटों के समाहार को पंचवटी कहते हैं। अब इसका विग्रह कैसे करते हैं, जैसे कि पंचानाम वटानाम समाहारः, ये द्विगु समास है। जैसे त्रिभुज है, त्रि क्या है, त्रि यानी 3 संख्या, 3 भुजाओं के समाहार को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे त्रि क्या है, संख्या है, तो इसका विग्रह कैसे होगा, त्रयाणाम भुजानाम समाहारः। सप्तपदी है तो सप्त क्या है, सप्त यानी 7, ये संख्या है, तो इसका भी विग्रह ऐसे ही होगा, सप्तानाम पदानाम समाहारः। ठीक वैसे ही जैसे कि नवग्रह वर्ड है तो नवानाम ग्रहानाम समाहारः। ऐसे ही सारे जितने भी संख्या लगे वर्ड होंगे उनका विग्रह ऐसे ही होगा। जैसे कि दशानन है तो दशानाम आननानाम समाहारः, उसका विग्रह कर सकते हैं। तो जिस भी वर्ड में कोई भी संख्या लगी रहेगी तो उसका हम विग्रह द्विगु समास में करेंगे, और वही द्विगु समास की पहचान है कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी जो समास बच गया है उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे या देखेंगे।